कुंवारी लड़कियों के नथ उतरवाई का कंपटीशन शुरू हो जाता है। उस महल के चारों तरफ कैमरे लगवा दिए गए थे, खासकर बाथरूमों में। एक वेश्या गिरोह ने तो कश्मीर के खजाने को अपना दुल्हन बना लिया था, और जब ये बात वहां के पुलिस प्रशासन को पता चलती है तो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में एक खुफिया मीटिंग होता है, वो भी अंटार्कटिक ओशियन में एक जहाज में, जिसका मकसद इस फिल्म का पता अगर अप्रैल 1947 तक भी माउंटबेटन, नेहरू, पटेल या गांधी, इन चारों में से किसी एक को भी लग गया होता तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि देश का विभाजन होता ही नहीं। उस महिला के वक्ष पर बंटवारे की लकीर थी और उसके शरीर पर इस पूरे भीषण विध्वंस की कहानी। आज तक हमने बंटवारे के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है या सुना है, उन सबों के बीच में जो एक्चुअल रीजन है, एक्चुअल कारण इस बंटवारे का, विभाजन का, वो आज तक हम सबों से छुपाया गया है। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस वीडियो के अंत तक में आप इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या देश के इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है। अगर पार्टीशन के असली कारण को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उस वक्त देश में चल क्या रहा था। ये वक्त है 1946 का। एक बात तो क्लियर हो चुका था कि अब भारत का आजाद होना तय है, आजादी बहुत ही करीब है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी आया कि इस आजादी के बाद देश का शासन कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। और इस सवाल के जवाब के लिए अंग्रेज एक प्लान लेके आते, इसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। उस प्लान में कुछ ऐसा था जो देश को आजाद तो कर रहा था, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में देश को 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने वाला था। जब इस प्लान को कांग्रेस ने पढ़ा तो तुरंत रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने साफ देखा इस प्लान में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफी कमजोर हो जाएगी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है यानी स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास पावर बहुत अधिक होगा, इतना अधिक होगा कि जब मर्जी तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हो जाए। इस कारण से कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और वहीं जब बात मुस्लिम लीग का आता है तो मुस्लिम लीग ने यानी जिन्ना ने देखा कि इस इंटायर प्लान में कहीं भी पाकिस्तान शब्द तक का जिक्र नहीं है, और इस वजह से जिन्ना ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। तब जाकर के जिन्ना ने एक बयान दिया 29 जुलाई 1946 को। जिन्ना का बयान आता है कि अगर हमें पाकिस्तान साधारण तरीके से, सीधे तरीके से नहीं मिलेगा तो हम सीधी कार्रवाई पर उतर आएंगे। और जिन्ना के इस बयान का असर महज 2 सप्ताह के बाद कोलकाता के सड़कों पर देखने को मिलता है। 16 अगस्त 1946 कोलकाता के सड़कों पर मुस्लिम लीग के कई सारे कार्यकर्ता जमा हो गए और वो नारा लगाने लगे, लड़ो और पाकिस्तान लो। इसी के साथ धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते ये भीड़ उग्र हो गई। ऐसा उग्र हुई कि इंटायर कोलकाता में दंगा छिड़ गया, और नतीजा ये निकलता है कि 5000 लोग मारे जाते हैं, 15000 लोग घायल हो जाते हैं और 1 लाख से भी अधिक लोग बेघर हो जाते हैं। भारत में जो ये दंगा हो रहा था इसका असर ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है। लंदन 1947 बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस वो महल है जहां पर वहां के यानी ब्रिटेन के राजे रजवाड़े रहते हैं। वहां पर 2 भाइयों के बीच में एक मीटिंग होता है। एक भाई जॉर्ज 6 उस वक्त के ब्रिटेन के राजा, और दूसरे लॉर्ड माउंटबेटन जिन्हें भारत का नया वायसराय नियुक्त किया जाना था। इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हो रहा था, लेकिन इस मीटिंग के बीच में माउंटबेटन की एक अपनी चिंता थी। क्या भारत और ब्रिटेन का संबंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? क्या इस बात का कलंक, दाग उसके भाई जॉर्ज 6 पर आएगा? क्या भारत का इतना बड़ा जो समस्या है मैं सॉल्व कर पाऊंगा? और इसी के साथ जॉर्ज 6 माउंटबेटन को एक और जिम्मेदारी सौंप देते कि तुम जो भारत जा रहे हो वायसरॉय बन करके, किसी भी हाल में
भारत को कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनाकर आना, क्योंकि अगर भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं बना तो ये ब्रिटेन की बहुत बड़ी हार होगी। कॉमनवेल्थ क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अंग्रेजों ने जिन भी देशों पर रूल किया उन सभी देशों का एक टीम बना लिया जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनना भारत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माउंटबेटन मार्च अप्रैल 1947 के टाइम पीरियड में इंडिया के लिए रवाना होता है और उसके ऊपर 3 जिम्मेदारियां थी। 30 जून 1948 तक ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाना चाहिए, भारत को कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना देना है और जो आजाद भारत होगा उस आजाद भारत का नियम कानून विधि व्यवस्था कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मार्च अप्रैल 1947 माउंटबेटन भारत पहुंचते हैं। उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल हुआ करते थे। तो लॉर्ड वेवल जाते जाते अपने सक्सेसर उत्तराधिकारी वायसराय माउंटबेटन को 2 गिफ्ट देते हैं। एक हीरो से जड़ा बैच था जो कि भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का एक प्रतीक चिन्ह था और दूसरा एक फाइल जिसमें लिखा था ऑपरेशन मेड हाउस। इस ऑपरेशन मेड हाउस में अंग्रेज कैसे भारत को छोड़कर जाएंगे इसका पूरा डिटेलिंग दिया हुआ था। इसके अनुसार सबसे पहले अंग्रेजी महिलाएं और बच्चे जाएंगे, देन आफ्टर जो बड़े ऑफिसर से वो जाएंगे, देन आफ्टर जो मीडियम रेंज के ऑफिसर से वो जाएंगे और लास्टली लोअर रैंक के जो ऑफिसर से वो भारत छोड़कर जाएंगे और भारत को उसी के हाल में लड़ता कटता मरता जलता टूटा हुआ टुकड़े में बटा हुआ भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन इसे मना कर देते हैं क्योंकि माउंटबेटन का विचार कुछ और था। माउंटबेटन भविष्य में जीने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि भारत की एकता ही एकमात्र ऐसा उपहार है और सबसे बड़ा उपहार है जो ब्रिटेन भारत को देकर जा सकते हैं। माउंटबेटन समझते थे कि आज लिया गया फैसला करोड़ों लोगों के भविष्य तय करने वाला है। इस कारण से माउंटबेटन इसे मना कर देते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन सिडक्शन की। सवाल है ऑपरेशन सिडक्शन में क्या था। ऑपरेशन सिडक्शन के अनुसार वो नहीं जो आप समझ रहे। ऑपरेशन सिडक्शन के अनुसार यहाँ के लोगों को मनाना कि वो विभाजन के बात पर ना अड़े, देश की एकता के बात को अपनाएं। इसके लिए माउंटबेटन ने 4 लोगों से मीटिंग किया, नेहरू, गांधी, पटेल और जिन्ना। नेहरू से मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकलता है। नेहरू बोलते हैं कि विभाजन नो डाउट एक बहुत बड़ा त्रासदी है, लेकिन अब और इसे टाला नहीं जा सकता क्योंकि ये जितना टलेगा उतना रक्तपात बढ़ेगा। वहीं जब गांधी से मीटिंग होता है तो गांधी कहते हैं कि मैं विभाजन के सख्त खिलाफ हूं, विभाजन मेरे लाश पर होगा। वहीं जब पटेल से बात होता तो पटेल बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। पटेल बोलते हैं कि अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काटकर हटाना ही बेहतर है। उसी तरीके से विभाजन अगर नहीं होता तो देश में बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो सकता है, रक्तपात बढ़ सकता है, इसलिए विभाजन होने दिया जाए। तो पटेल तो विभाजन के फेवर में आ गए, लेकिन जब जिन्ना से मीटिंग हुआ तो जिन्ना तो हम सबों को पता है कि विभाजन के फेवर में थे, लेकिन माउंटबेटन यहाँ पर सवाल करते हैं कि आखिरकार आपको विभाजन चाहिए ही, क्या समस्या है। इस पर जिन्ना का कहना था एक वैसा देश जहां पर हिंदू मेजोरिटी में हो वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी कैसे सरवाइव करेगा। तो इसी पर माउंटबेटन सवाल करते हैं कि आप जिस पाकिस्तान की मांग कर रहे हो उस पाकिस्तान में तो मुस्लिम तो होंगे मेजोरिटी में, लेकिन हिंदू भी तो होंगे माइनॉरिटी में। तो फिर जिस तरीके से हिंदू मेजोरिटी वाले कंट्री में मुस्लिम माइनॉरिटी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो फिर उसी तरीके से मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्री में हिंदू माइनॉरिटी कैसे सर्वाइव करेंगे। इस पर जिन्ना इस सवाल को टाल करके इधर उधर की बात करके बोलते हैं कि एक बार आप विभाजन हो तो जाने दो, उसके बाद मैं सारे कुछ को मैनेज कर दूंगा। अल्टीमेटली एक बात तो क्लियर था कि इस कमरे में केवल एक लकीर नहीं खींची जा रही थी, बाहर बैठे लाखों करोड़ लोगों की भविष्य लिखी जा रही थी। माउंटबेटन को एक बात तो समझ में आ चुका था कि इस विभाजन को अब रोका नहीं जा सकता और बड़े ही दुखी मन से माउंटबेटन एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें देश के उस वक्त की स्थिति के बारे में लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर जिसके बारे में ब्रिटेन में जितने आसानी से लिख दिया गया, बोल दिया गया, कह दिया गया, उतने आसानी से भारत में वो लागू नहीं हो सकता है। इस पूरे रिपोर्ट को वो ब्रिटेन भेजते हैं। लेकिन इन सबों के बीच में एक ऐसा सच है जो सच अगर सही वक्त में पता चल गया होता तो कहानी कुछ और होता। एक ऐसा फिल्म जिसके बारे में अप्रैल 1947 तक भी अगर
गांधी, पटेल, नेहरू या माउंटबेटन, इन चारों में से किसी को भी चल गया होता तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि यह विभाजन होता ही नहीं। वो फिल्म में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जो ना ही केवल भारत बल्कि इंटायर एशिया की दिशा और दशा दोनों बदल सकता था। अंग्रेजों की खुफिया पुलिस, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, बड़े से बड़े सीक्रेट को पता लगाने में, बड़े से बड़े सुराग को खोलने में, वो भी इस सीक्रेट का पता नहीं लगा पाई। इस फिल्म के बीच में दो काले धब्बे थे और उन गोल काले धब्बों से पतली पतली लकीरें निकल रही थी जैसे सूर्य की किरणें। यह एक एक्सरे फिल्म एक आदमी की थी, एक आदमी की फेफड़े की, और इस गोल काले धब्बे से यह पता चलता है कि उस व्यक्ति का फेफड़ा उतनी दूर तक खराब हो चुका है और इससे जिस रोग की पुष्टि होती थी वह रोग था टीबी। ये रिपोर्ट साफ कहता है कि अगर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जिया तो 2 से 3 साल, उससे ज्यादा नहीं जी सकता है। और ये रिपोर्ट बंबई के एक फेमस डॉक्टर आर पटेल के तिजोरी में बंद थी और ये रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि ये रिपोर्ट उसी जिद्दी अड़ियल व्यक्ति की थी जिसने भारत के एकता के सारे प्रयासों को खत्म कर दिया था। जी हाँ, मैं मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट, ये एक्सेल रिपोर्ट मोहम्मद अली जिन्ना की थी। अब आते हैं वापस अपने उस टॉपिक पर। माउंटबेटन जो खत लिखे थे ब्रिटेन को, इस खत पर चर्चा होता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। उस वक्त के ब्रिटेन के विदेश सचिव अर्नेस्ट बेविन ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कहते हैं कि भारत 2 हिस्सों में बटेगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और साथ ही साथ एक और लाइन बोलते हैं कि भारत का विभाजन सेंट्रल ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की स्थिति को मजबूत करेगा। ये जो लाइन था कि भारत का विभाजन सेंट्रल ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की स्थिति को मजबूत करेगा, यहां पर कई सारे सवाल पैदा होते हैं और उन्हीं सवालों को उस वक्त के माउंटबेटन के जो इंडियन एडवाइजर थे, भारतीय सचिव मेनन, उन्होंने एक खत के माध्यम से माउंटबेटन से पूछा कि क्या भारत का विभाजन ब्रिटेन अपने फायदे के लिए कर रहा है और यह प्लान इतना सीक्रेट है कि भारत के वायसरॉय माउंटबेटन तक को इसके बारे में जानकारी नहीं। सवाल तो बनता है कि क्यों ब्रिटेन के विदेश सचिव ने कहा कि भारत का विभाजन ब्रिटेन के लिए फायदेमंद है, सेंट्रल ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की स्थिति को मजबूत करेगा। अगर हमें इन बातों को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। हमें पहुंचना होगा 19वीं सदी में, जब साम्राज्यवाद का स्वर्ण युग चल रहा था। साम्राज्यवाद एक ऐसा रेस जिसमें दुनिया भर के सारे पावरफुल कंट्री इस रेस में लगे हुए थे कि कौन दूसरे अदर कंट्रीज में जाकर के हमला कर सकता है, उसे कैप्चर कर सकता है, उसे अपने अधीन कर सकता है। इस रेस में रसिया भी लगा था। तो रसिया इस दौर में बुखारा, कीव, समरकंद, ताशकंद जैसे एरिया को अपने अंडर कर लेता है और कुछ ही सालों में इतना एक्सपेंड कर लेता है कि भारत के कश्मीर से महज कुछ 100 मील की दूरी तक पहुंच जाता है। रसिया के इस एग्रेसिव एक्सपेंशन से ब्रिटेन काफी घबरा चुका था। ब्रिटेन को डर था रसिया कहीं भारत एंटर ना कर जाए, तो ब्रिटेन इसके खिलाफ अब कदम उठाता है। ब्रिटेन अपने सबसे पावरफुल मिलिट्री टीम को इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डिप्यूट करता है। साथ ही साथ ब्रिटेन उस पूरे रीजन में अपना बेस मजबूत करने के लिए कश्मीर के राजा को सपोर्ट करता है ताकि वो कश्मीर का राजा आगे फैल सके। और कश्मीर का राजा इसके बदले क्या करता है कि सियाचिन ग्लेशियर वाले जो रीजन आज भारत का जो हिस्सा है वो कश्मीर का राजा अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद खैबर पास, बोलन पास, इन सभी जगहों पर रेलवे लाइन बिछवाता है ब्रिटेन। जम्मू कश्मीर के राजपूत राजा को सपोर्ट करने के साथ ही साथ गिलगित, कराकोरम, इन सभी रीजन पर रोडवेज बिछवाता है। उज्बेकिस्तान, पामीर, इन सभी एरिया में अपने दूत भेजता है। ईरान के शाह को अपने अधीन कर लेता है। और इस पूरी घटना को इतिहासकार हिस्ट्री में द ग्रेट गेम के नाम से बोलते हैं। द ग्रेट गेम, वो मौन संघर्ष जहां पर इंडिया ब्रिटेन के शतरंज की बिसात का सबसे कीमती मोहरा हुआ करता था। फाइनली रिजल्ट ये होता है कि ब्रिटेन और रसिया दोनों एक्सपेंड कर रहे थे। ब्रिटेन बंगाल से नॉर्थ वेस्ट तक पहुंच चुका था और उसी तरीके से रसिया, जो कि सेंट्रल एशिया से निकलता है, जो साउथ, ईस्ट और इंडियन ओशियन तक पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच में एक घटना होता है। घटना ये होता है कि अफगानिस्तान, इस पर
और ब्रिटेन दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा रह जाता और अफगानिस्तान बन जाता बफर जोन। इस बफर जोन के बनने के साथ ही साथ एक और घटना होता है और वो था 1857 के रिवोल्ट का। जब इंडिया में 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इससे ब्रिटेन का भारत पर जो रूलिंग एरिया था उस एरिया में ब्रिटेन पर इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से अटैक का खतरा बढ़ चुका था। उसी बीच में वर्ल्ड वॉर का जब टाइम पीरियड आता है तो ब्रिटेन तब तक यही समझ रहा था कि मुझे किसी भी कीमत में भारत को रसिया से बचाना है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होते होते ब्रिटेन का जो ये सोच था वो बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि अब ब्रिटेन समझ चुका था मुझे इंडिया को केवल रसिया से नहीं बचाना है बल्कि मुझे इंडिया से आगे भी एक्सपेंड करना है। सवाल है ब्रिटेन का ये सोच क्यों बदलता है। देखो होता है क्या कि पहले वर्ल्ड वॉर के एंड होने तक में एक बात दुनिया के सारे देशों को समझ में आ चुका था, जिसके हाथ में तेल उसके हाथ में दुनिया का खेल। अब ऐसी स्थिति में दुनिया के हर देशों के बीच में ये होड़ मचा हुआ था कि कैसे तेल वाले एरिया तक एक्सपेंड करें। ब्रिटेन के हाथ में दो ऑयल रिजर्व वाले देश थे, एक ईरान और दूसरा इराक। लेकिन उसी बीच में इस एक्सपेंशन वाली नीति के बीच में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ईरान कंट्री में साउथ वाले रीजन से ब्रिटेन एंटर करता है और ईस्ट वाले रीजन से रसिया एंटर करता है। दोनों साथ में एंटर करते हैं और चूंकि दोनों अलाइड कंट्री थे, दोनों एक ही टीम में थे, तो एक दूसरे का सपोर्ट करना ये स्वाभाविक सी बात थी। तो ब्रिटेन जो है रसिया को जर्मनी के खिलाफ उस वक्त वेपन सप्लाई कर रहा था और इस तरीके से दोनों वहां पर मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद रसिया उस ईरान से जाते जाते उसके उत्तरी पार्ट को अपने अधीन कर लेता है और वहां पर अपना एक कठपुतली सरकार बना देता है और कुछ समय बाद उसी जगह पर बकाओ नाम से एक तेल रिजर्व उसे मिल जाता है जिसे वो अपने अधीन कर लेता है। यहां पर 1946 में स्टालिन उस वक्त के रसिया के जो रूलर होते हैं वो एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि 1941 के बाद से रसिया का जो तेल का डिमांड है, तेल का जो जरूरत है वो दुगनी हो चुकी है और इसी के साथ ब्रिटेन को अपना एक खतरनाक भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। 1946 में जब स्टालिन ने भाषण दिया, स्टालिन जो कि उस वक्त के रसिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि 1941 के बाद से रसिया का जो तेल का आवश्यकता है वो दुगना हो चुका है। फ्यूचर में तेल का डिमांड बढ़ने वाला है और इसी के साथ साथ गल्फ कंट्री का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा और जब गल्फ कंट्री का वैल्यू बढ़ेगा तो वैसी स्थिति में रसिया चूंकि बाय बॉर्डर बाय एरिया इन सभी गल्फ कंट्रीज के करीब है तो वो इजिली इन सभी रीजन पर वो एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन का क्या, तो ब्रिटेन को समझ में आ चुका था कि रसिया को काउंटर करने के लिए और गल्फ कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए इनके आसपास के किसी रीजन में अपने सैन्य अड्डा को रखना जरूरी है। ब्रिटेन को एक बात और समझ में आता है कि जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद रसिया इंटायर यूरोप और एशिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगा, क्योंकि यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते इतना बर्बाद हो चुके होंगे कि उन्हें संभालने में पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी और रसिया उसके बाद अपना जो उसका 200 साल पुराना नीति था एक्सपेंशन का, जियोपॉलिटिक्स पॉलिसी, वो उसे आगे फॉरवर्ड करेगा और साथ ही साथ वो इंडियन ओशियन तक एक्सपेंड कर जाएगा। और अगर भविष्य में इंडिया और रसिया दोनों एकजुट हो गए तो ये जो संघ होगा ये इंटायर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टीम बन जाएगा, क्योंकि इनके पास ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, इन सभी चीजों से और ज्योग्राफिकल चीजों से भी पूरी तरीके से परिपूर्ण होगा। तो वैसे स्थिति में जो ब्रिटेन का सूरज है वो हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। अब आता है तारीख 5 मई 1945। ये वो तारीख था जिस दिन जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार करके आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इसी के साथ ब्रिटेन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि उसे जो डर था अब उसे लगने लगा कि सच होगा, जिस कारण से उस वक्त के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, वो तुरंत बाद एक टीम बनाते हैं और उस टीम को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि एक सीक्रेट रिपोर्ट तुम्हें बनाना है। रिपोर्ट इस बात पर बनाना है कि इंडिया और इंडियन ओशियन में ब्रिटिश एम्पायर के स्ट्रेटेजिक हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है। महज 10-15 दिन में वो जो टीम थी वो अपना रिपोर्ट सबमिट करती है 19 मई 1945 को। वो रिपोर्ट में वो टीम बताती है कि अगर ब्रिटिश एम्पायर भारत में अपने सैन्य अड्डे को बनाए रखती है तो इंडिया और इंडियन ओशियन और इंटायर सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में रसिया को काउंटर कर पाना और बाद बाकी फ्यूचर में
ये जो तेल के कुएं हैं इनको कंट्रोल कर पाना ब्रिटेन के लिए आसान हो जाएगा। यानी कि एक बात तो अब क्लियर हो चुका था कि इंडिया या इंडिया के आसपास के किसी भी रीजन में ब्रिटेन को अपना आर्म्ड फोर्स का बेस बनाए रखना उसके लिए जरूरी हो चुका था। देखो भारत का अहमियत सबसे बड़ा क्या दिखता है, एक तो इसके पास बहुत बड़ा विशाल सैन्य अड्डा जो उस वक्त ब्रिटेन अपना रखे हुए था, दूसरा यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स, और तीसरा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सबों को कंट्रोल कर पाना, रसिया को काउंटर कर पाना यहाँ पर से आसान हो जाना था। इंडिया का खासकर जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है जहाँ पे बलूचिस्तान और प्रेजेंटली पाकिस्तान है, कश्मीर है, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर से वो इजिली इन सभी अपने मकसदों को साध सकते थे। और ये जो विचार था स्ट्रेटेजिक हितों का, यही पार्टीशन का मेन रीजन बना, मेन कारण बना। धर्म तो महज एक बहाना था, मतलब भारत जो अब तक ब्रिटेन का सबसे बड़ा बाजार था, अब इंडिया ब्रिटेन के बाजार के बजाय स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो चुका था। लेकिन सवाल अब भी यही है कि इसके लिए पार्टीशन कराने की क्या आवश्यकता थी। जिस तरीके से ब्रिटेन पहले से अपने आर्मी को यहाँ पर रखे हुए था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया में रखे हुए अपने आर्मी के थ्रू ही वो वर्ल्ड वॉर में बाकी कंट्रीज को काउंटर कर रहा था, तो उस तरीके से आगे भी कर सकता था। इसके लिए पार्टीशन करने की क्या आवश्यकता थी। देखो था क्या माजरा कि ब्रिटेन एक बार समझ चुका था कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन को एनी हाउ इंडिया को आजाद करना पड़ेगा। इंडिया में आपको उसे सपोर्ट करने वाला नहीं है। इंडिया जैसे ही आजाद होगा वो ब्रिटेन के आर्मी को अपने यहां रहने नहीं देगा, वो ब्रिटेन के किसी भी तरीके के मिलिट्री कैंपेनिंग को हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया को डर रहेगा कि कहीं ये मिलिट्री रख करके वापस से इंडिया को गुलाम ना बना ले। और दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान था वो बहुत अधिक एक्साइटेड था ब्रिटेन के हेल्प करने के लिए। तो यहां पर ब्रिटेन को लगता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को अलग कर लेता है, यानी पाकिस्तान अलग अगर मुल्क बना लेता है, तो वो ब्रिटेन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, जहां पर से ब्रिटेन अपने आर्मी को रखेगा और साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया की राजनीति को काउंटर करेगा। और इसी बीच में भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में नेहरू कहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि भारत एक ऐसा मुल्क होगा जो अपने किसी भी तरीके के, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से आजाद होगा। कोई भी बाहरी शक्ति उस पर दबाव नहीं डाल सकती। और इस स्टेटमेंट के साथ ब्रिटेन एक बात तो समझ चुका था कि इंडिया से किसी भी तरीके का हेल्प का उम्मीद रखना अब बेकार है। लेकिन सवाल था कि कैसे वो बाय फ्यूचर रसिया को काउंटर करे, कैसे वो गल्फ कंट्री को कंट्रोल में रखे। तो यहां पर उस वक्त के ब्रिटेन के जो आर्मी के जनरल थे वो 1947 में क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, को एक मैसेज देते हैं जिसमें वो पूरा डिटेल्स बताते हैं कि अगर हमें आगे भी इस गल्फ कंट्री से रेगुलर बिना किसी रुकावट के तेल चाहिए तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। जिसमें सबसे पहला बात ये बताते हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहां पर हमें अपना आर्मी बेस बनाए रखना होगा। साथ ही साथ हमें वहां पे कई सारे लीडर्स चाहिए, लोग चाहिए जो लॉयल हो हमारे प्रति। और पाकिस्तान एक ऐसा देश हमें दिख रहा है जहां पर हम अपने आर्मी को रख सकते हैं और उससे लॉयल्टी का भी उम्मीद मिल रहा है। अगर हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे तो वैसी स्थिति में सेंट्रल एशिया के जो अदर मुस्लिम्स कंट्री हैं उन सबों के बीच में हमारा छवि बेहतर बन जाएगा और वो सभी भी हमें सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सबों को काउंटर करना, कंट्रोल करना और साथ ही साथ रसिया को रोकना, ये सभी हमारे लिए आसान बन जाएगा। और अगर कभी इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो इसे कॉमनवेल्थ पर अटैक माना जाएगा। यहाँ पर अपने आर्मी को रख करके हम इंडिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम रसिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये दोनों कभी मिल गए बाय फ्यूचर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंडिया और रसिया अगर एकजुट हो गए तो वो हमारे लिए बहुत खतरा है। यहाँ पर आकर के हम उन दोनों को एकजुट होने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर जिन्ना के डिमांड को हम खारिज कर दें तो सेंट्रल एशिया के जो अदर मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बीच में हमारा जो छवि है वो भी खराब हो जाएगा। साथ ही साथ एक लॉयल मुल्क जो पूरी तरीके से हमारे प्रति लॉयल्टी निभाने वाला है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। और रसिया के साउथ एक्सपेंशन को रोकने के लिए 5 ईंट हमारे लिए बहुत जरूरी है: तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और इस पूरी रणनीति को बीच में अड़चन डालने का काम अमेरिका कर रहा था, क्योंकि अमेरिका का ऐसा मानना था कि इंडिया इंटायर साउथ ईस्ट एशिया का एक पावरफुल देश है
अगर इंडिया पावरफुल रहा तो उसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल किया जा सकता। तो अमेरिका शुरुआत से इंडिया के पार्टीशन के फेवर में नहीं था और इंडिया के आजादी के फेवर में था। लेकिन ब्रिटेन ने यहाँ पर एक गेम खेला। ब्रिटेन इस सीधा बात जानता था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चूंकि अमेरिका और रशिया का दुश्मनी है, वो शुरुआती दौर से आज भी है, तो इसका फायदा उठाया जाए अपने लिए। वो अमेरिका को समझाता है कि अगर इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इससे ब्रिटेन को क्या फायदा होगा, तुम्हें क्या फायदा होगा। और इस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान, इन तीनों का एक गठबंधन तैयार होता है। देखो, इन सबों का, इस पूरे समीकरण का रिजल्ट हमें आगे जाकर के देखने को मिला। आजादी के महज कुछ साल बाद पाकिस्तान जो था वो बगदाद ट्रीटी में शामिल हो जाता है और इसी के साथ वेस्टर्न पावर के साथ अपने संबंध को और गहरा कर लेता है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रीटी होता है। इसके तहत अमेरिका की जो खुफिया विभाग है वो पाकिस्तान को अपना केंद्र बिंदु बना लेती है सेंट्रल एशिया के लिए, और यहाँ पर से आसपास के मुल्कों में जासूसी करना शुरू करती है। और ये खुलासा कब होता है? 1961 में, जब अमेरिका का एक खुफिया विमान U-2 वो रसिया में गिरा, तो वहां पर से पता चलता कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के खुफिया विभाग का इस एरिया का केंद्र बना हुआ है। दूसरा, 1980 में एक बहुत बड़ा घटना होता है क्या, रशियन आर्मी जो थी वो अफगानिस्तान एंटर कर जाती है। तो तुरंत ही पाकिस्तान में बैठा हुआ अमेरिकन आर्मी वो भी अफगानिस्तान में एंटर कर जाता है। दोनों में मुठभेड़ होता है, रसिया हार जाती है और इसी के साथ USSR का विघटन होता है, जो कि ब्रिटेन शुरुआत से चाह रहा था। और फाइनली सेंट्रल एशिया में वेस्टर्न पावर का डोमिनेंसी पूरी तरीके से बढ़ जाता है, यानी वर्चस्व आ जाता है, जो कि कभी रसिया का हुआ करता था। और ये एक ऐसा प्लानिंग था, ऐसा रिजल्ट था, जिसका पूरा का पूरा कल्पना ब्रिटेन ने 1947 में ही कर लिया था। ब्रिटेन ने सारे गोटियों को सेट कर लिया था अपने अपने जगहों पर, और जो रिजल्ट है वो उसे फाइनली मन मुताबिक मिल जाता है 1980 में। फाइनली इस पूरे कहानी से एक बात तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से ब्रिटेन ने पूरा प्लान किया था और किस तरीके से ब्रिटेन का जो इच्छा था वो भी पूरा हो रहा है। लेकिन इन सबों के बीच में बलि चढ़ा कौन? अपना मुल्क। फाइनली एक बात तो क्लियर हो चुका होगा आपको कि ये जो पार्टीशन है इसके पीछे का मेन रीजन क्या था। लेकिन अभी भी मन में आपके सवाल होगा, तो फिर जिन्ना का नाम इतना क्यों उछलाया गया? ये एक बहाना मात्र था कि और भी कुछ रीजन था? क्या जिन्ना पूरी तरीके से निर्दोष था? इस सारे बात को समझते हैं अब। देखो, जिन्ना जो है वो इस खेल में अंग्रेजों का सबसे बड़ा मोहरा था। लेकिन सवाल है ये मोहरा बना कैसे? क्योंकि जिन्ना वही व्यक्ति है जिसे किसी वक्त हिंदू मुस्लिम एकता का दूत माना जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ऐसे ऐसे लोगों से वो राजनीति सीखा था। 1916 लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एक स्टेज शेयर किया था। और इस स्टेज शेयरिंग के टाइम पीरियड में जिन्ना कहता था कि मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता हो। मैं एक ऐसा आधुनिक भारत चाहता हूं। जिन्ना को लोग हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मानते थे, सेकेंड गांधी मानते थे। लेकिन यहां पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जिन्ना और गांधी दोनों के गॉडफादर या गुरु बोल लो एक ही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी गोपाल कृष्ण गोखले के इन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में एक कंपटीशन कहीं ना कहीं बैठ गया था। गांधी के मन में भले ही ना बैठा हो, लेकिन जिन्ना के मन में बैठ चुका था, क्योंकि जहां भी बात हो केवल गांधी की बात हो। और जिन्ना गांधी के पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। गांधी का जो नॉन वायलेंस का पॉलिसी था वो पसंद नहीं करते थे। जिन्ना का मानना था ये जो नॉन वायलेंस है, ये जो धरना प्रदर्शन है, इससे राजनीति नहीं होती। राजनीति बहस करने से होती है, राजनीति विरोध करने से होती है। और हर जगह पर चूंकि गांधी का नाम लिया जाता था, जहां वीर जिन्ना और गांधी दोनों जाते थे, जनता गांधी के पीछे लग जाते थे। जिन्ना को कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था, तो जिन्ना को अपने आप में इनसिक्योरिटी फील होने लगा। जिन्ना को लगने लगा कि लोग मुझे तो जान ही नहीं रहे, लोग तो केवल गांधी की बातें कर रहे हैं। और जिन्ना के साथ ये भी इशू था कि उसे ना कुछ खास हिंदू जनता पसंद कर रही थी और ना ही कुछ खास मुस्लिम जनता पसंद कर रही थी। तो जिन्ना को समझ में आने लगा कि अगर वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता रहा तो केवल और केवल वो सेकेंड गांधी बन के रह जाएगा। लेकिन अगर उसे अपना अलग पहचान करना है तो मुसलमानों के बीच में एक फियर पैदा करना होगा, इनसिक्योरिटी पैदा करना होगा, और उसे अपने आप को एक ऐसा नेता घोषित करना होगा जो मुसलमानों के इस इनसिक्योरिटी को, इस डर को खत्म कर सके। और यहां पर से जिन्ना ने बोलना शुरू किया
कि मुझे एक अलग मुसलमान के लिए मुल्क चाहिए, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी वाले कंट्रीज में मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं रह सकते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जहां पर सरकार जनता के बहुमत के आधार पर बनेगा। तो जनता अगर हिंदू है मेजोरिटी में तो डेफिनेटली वो अपने लोगों को वोट देगी। तो वैसे में मुसलमानों के हित के लिए कौन बात करेगा, उनका रक्षा कैसे हो पाएगा, उनके लिए नियम कानून विधि व्यवस्था कैसे बन पाएगा। शुरुआत में तो अंबेडकर ने भी जिन्ना के इस विचार को सपोर्ट किया था। जैसा कि ये किताब कहती है कि अंबेडकर को साफ दिखा कि अगर ये सारे लोग, ये सारे मुसलमान इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए तो जो अंबेडकर की कम्युनिटी है SC ST की, उनको अधिक अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा राजनीति में, एजुकेशन में, जॉब्स में, सारी चीजों में। लेकिन बाद में अंबेडकर का विचार बदल जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं, पार्टीशन सही नहीं है, और फिर अंबेडकर भी पार्टीशन का विरोध करते हैं। बहरहाल ये और बात है, लेकिन यहाँ पर ये बताना जरूरी था आपको। अब देखो, जिन्ना का जो इनसिक्योरिटी था उसका फायदा अंग्रेज उठाने लगे, क्योंकि अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। वो चाहते थे ये दोनों अलग हों, और जिन्ना उन्हें अपना एक प्यादा दिख गया, एक लॉयल प्यादा। इसी कारण से अंग्रेज भी जिन्ना को पूरा फेवर करने लगे, सपोर्ट करने लगे, चाहे मीटिंग करवाना हो या कुछ भी अरेंजमेंट करवाना हो। बाद बाकी अंग्रेजों का इसके पीछे का मनसा क्या था वो तो मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन इस कहानी के बीच में एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखो, इस टाइम पीरियड में जब जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहा था, उस टाइम पीरियड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटेन पहले ही समझ चुका था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अपना सैन्य अड्डा बनाना जरूरी है। तो ब्रिटेन पाकिस्तान के डिमांड को तो फेवर कर ही रहा था। ब्रिटेन यहां तक बोलता है कि भारत के मुसलमानों का एकमात्र अगर कोई आवाज है तो वो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना है। यहां पर समस्या ये आ रहा था कि अमेरिका बार बार ब्रिटेन पे ये दबाव डाल रहा था कि आप जितना अधिक हो सके इंडिया को पावर दो, इंडिया को रिलीज करो, ताकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा सपोर्ट कर सकें, हम लोग एलीट कंट्री जो है हमारा सपोर्ट कर सकें। लेकिन सवाल है, चर्चिल क्या चाहता था, यानी ब्रिटेन क्या चाहता था। ब्रिटेन अपना तो फायदा चाहता था बाय फ्यूचर। अगर वो इंडिया को आजाद छोड़ता, चूंकि वर्ल्ड का प्रेशर भी आ रहा था, तो वैसी स्थिति में उसका काम तो बन नहीं पाता। तो वो अमेरिका को ये यकीन दिलाता कि देखो, भारत में जो हमारा आर्मी है, ब्रिटिश इंडिया आर्मी, उसमें 75% लोग मुस्लिम हैं। तो मुसलमानों के फेवर की अगर हम बात करेंगे तो ही हमें हेल्प मिल पाएगा, जबकि रियलिटी में महज 36% के लमसम कुछ थे। लेकिन ये 75% का दावा करते हैं अमेरिका को। बोलते हैं अगर हम पाकिस्तान की डिमांड को पॉजिटिव वे में लेते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आजादी के बाद, इस विश्व युद्ध के बाद आपको एक अलग मुल्क मिलेगा अपने धर्म आधारित, तो वैसी स्थिति में हमें बहुत अधिक सपोर्ट मिलेगा उस आर्मी से। आइदर वो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका को समझा पाना इतना आसान नहीं था, जिसकी वजह से फाइनली अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में खुफिया मीटिंग होता है। और ये मीटिंग अप्रैल 1941 में होता है। एक तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और दूसरे तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, इन दोनों के बीच में अंटार्कटिक ओशियन के एक जहाज में मीटिंग होता है, जिसमें ब्रिटेन ये यकीन दिलाता है कि अगर हम इंडिया के मुसलमानों के फेवर में बात करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो वर्ल्ड वॉर में हमें बहुत अधिक आर्मी फायदा मिल पाएगा वहां के आर्मी से। और फाइनली अमेरिका इन बातों को मानने लगता है। कारण क्या था वो सारा डिटेल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लास्टली कंक्लूजन ये निकलता है कि इन सभी वजह से भारत का बंटवारा होता है। तो भारत के बंटवारे के पीछे का जो एक्चुअल रीजन लोग जानते हैं, ज्यादातर लोगों के बीच में जो पॉपुलर है, फेमस है, वो तो केवल और केवल धर्म सेंट्रेड है। लेकिन वो बस एक समझ लो बाय प्रोडक्ट है, वो सिर्फ सच्चाई को छुपाने का एक तरीका है। एक्चुअल रीजन ब्रिटेन का स्ट्रेटेजिक जो कॉन्सेप्ट था, उसका जो अपना इच्छा था वर्चस्व का, वेस्टर्न पावर के सेंट्रल एशिया और इंटायर एशिया में वर्चस्व का, वो था मेन रीजन। तो होपफुली आपको ये सारा चीज समझ में आ गया हो कि ना किस तरीके से ब्रिटेन ने सारे खेल को अंजाम दिया। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होता है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। 3 जून 1947 पार्टीशन और ट्रांसफर ऑफ पावर, ये दोनों प्लान आगे प्रोसीड होता है, जिसका नाम दिया गया माउंटबेटन प्लान। 12 जून 1947 को कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद ने इसे एक्सेप्ट किया। 15 जून 1947 को कांग्रेस महासभा ने इसे एक्सेप्ट किया। 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट माउंटबेटन प्लान को पारित कर देती है। और फाइनली आता है बारी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब
जो देसी राजा रजवाड़े थे उनके रियासतों को एक करने का। लेकिन इसी के साथ बंटवारे की भी बात उठती है, जो कि तय हो चुकी थी कि अब बंटवारा होना है। लेकिन किन किन चीजों का? क्या केवल जमीन का? नहीं, जमीन, दस्तावेज, कागज, कलम, फाइल, चेयर, कुर्सी, टाइपराइटर, यहाँ तक कि पुलिस के पास मौजूद FIR कॉपीज भी। सवाल है बंटवारे किस चीज का? जब ये बंटवारा हुआ तो ये केवल लकीर नहीं खींचा गया, ये बंटवारा केवल जमीन का नहीं था, कभी केवल मुल्कों का नहीं था, ये बंटवारा इमोशंस का भी था, परिवारों का भी था, रिश्तों का भी था। लोग अपने धर्म के नाम पर एक जगह से अपने सारे यादों को, अपने सामानों को समेट करके दूसरी जगह को जा रहे थे। और वो ट्रेन खूनी ट्रेन बन चुकी थी, वो महीना खूनी महीना बन चुका था। वो ट्रेन जब आती थी तो लाशें भर भर कर आती थी, महिलाओं को लूटा जाता था। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन महिलाओं के साथ, ज्यादातर महिलाओं के साथ उस वक्त रेप हुआ था। लेकिन वो कभी इसे बोल नहीं पाई, एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि अगर वो बोलती अपने घर परिवार में तो वहीं से उन्हें निकाल दिया जाता। यानी इस बंटवारे में अगर सबसे बड़ा पीड़िता कोई रही है तो वो महिलाएं ही। इस बंटवारे का सबसे बड़ी विक्टिम महिलाएं ही हैं। ज्यादातर महिलाएं जिन्होंने उनके साथ किया बलात्कार किया, उन्हीं के साथ या तो विवाह कर ली, या तो फिर मार दी गई, या तो फिर बेघर हो गई, या तो अपने घर को आई अगर, तो वहां पर इस बात को वो बता नहीं पाए। और जिन्होंने भी बताया कि उनके साथ इस तरीके का घटना हुआ है, उनके घर वालों ने ही उन्हें घर से निकाल दिया कलंक से बचने के लिए। जिस वक्त देश में इस बंटवारे की लकीर खींची जा रही थी, उस वक्त इसी हिंदू मुस्लिम के दंगे को रुकवाने के लिए वो बुरा व्यक्ति कलकत्ता में, बंगाल में, नोआखली में लोगों के बीच में शांति बहाल करने में लगा हुआ था। लेकिन बंटवारे का एक और तस्वीर है जो इस तस्वीर से कहीं अधिक भयावह है। बंटवारे का वो तस्वीर जहां पर अंग्रेज इन देसी राजे रजवाड़ों के उन दस्तावेजों को जलाए जा रहे थे, जो दस्तावेज अगर आम जनता को पता चल जाता तो अंग्रेज के साथ साथ ये राजे रजवाड़े पूरी दुनिया भर में शर्मसार हो गए होते थे, क्योंकि उनके किए गए कारनामे ही कुछ ऐसे थे। जैसे में यहाँ पर मुझे 3 कहानियां याद आती है। सबसे पहला है रामपुर के नवाब की कहानी। रामपुर के नवाब ने कंपटीशन लगाया था कि अगले 1 साल में आसपास के गांव के जितने भी राजे रजवाड़े रियासत हैं, उन सबों के बीच में से कौन सबसे अधिक कुमारी लड़कियों की नत उतरवाई कर सकता है, मतलब कुमारी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। और इस रेस में जीतता वो नवाब ही है। और जब उन कुमारी लड़कियों के नत को, साल भर में जमा नत को गलवाया गया, तो उस नवाब के पास एक अच्छा खासा सोने का खजाना मौजूद था। दूसरा कहानी मुझे याद आता है हैदराबाद के निजाम का। वो भी कम नहीं थे, उन्हें असली चित्रों के कलेक्शन का बहुत ही अजीब सा शौक था। वो अपने महल के अतिथि गृह में कैमरे लगवा दिए गए थे, बाथरूमों में, शीशे में, अलमारियों में, और जो भी वहां पर अतिथि रुकते थे उन सबों का उसमें तस्वीर कैद हो जाता था और उसे वो रखते जाते थे। और वो जो कलेक्शन था उसी भी जलवाया गया, कहीं लोगों को पता नहीं चल जाए, क्योंकि उस कलेक्शन में देश के नामचीन हस्तियों की तस्वीर रखी हुई थी नग्न अवस्था में। उसी तरीके से कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, वो एक वेश्या गिरोह के चंगुल में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। वो वेश्या गिरोह बार बार उन्हें टॉर्चर करके, उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसा निकालते रहता था और कश्मीर के खजाने को कश्मीर के खजाने को अपना दुल्हन बना चुका था, जिसे वो हर दिन लूटते रहता था। लेकिन ये कहानी तब लीक आउट होता है जब उस वेश्या का जो असली पति था उसे टाइम पर पेमेंट नहीं मिल पाया, तो वो जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखवा देता है। लेकिन कहीं ये बात आगे लीक आउट ना हो जाए, ये बहुत अधिक बदनामी हो जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस भी वहां पर नाम महाराजा हरि सिंह लिखने के बजाय लिखते हैं क्या, मिस्टर एक्स, इस तरीके का नाम का उच्चारण लिखते हैं फाइल में। फाइनली हरि सिंह इन सभी से काफी सदमे में आ चुके थे और जिसकी वजह से वो इन सभी को छोड़ करके अब कश्मीर के वादियों में रहने लगे थे और महिलाओं के बजाय पुरुषों के साथ अधिक संबंध बना करके रहना पसंद करने लगे थे। और ये पूरी जो कहानी मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, आप पीछे जो देख सकते हैं कई सारी किताबें, उन सबों के रिसर्च के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। किताब का पूरा डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो जरूर से दे दूंगा।
तो ये था देश का वो तस्वीर, यानी वो जो महिला थी या जितनी भी महिलाएं थी जो इस पूरे बंटवारे का शिकार हुई हैं, ज्यादातर महिलाएं जो उस विजन की थी वो शिकार हुई हैं, उन महिलाओं के वक्ष पर इस बंटवारे की लकीर देखी जा सकती थी और उनके शरीर पर पूरी कहानियां लिखी हुई थी, क्योंकि ये महिलाएं ही इस बंटवारे की सबसे बड़ी पीड़िता, सबसे बड़ी विक्टिम रही हैं।